नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम अपडू उत्तराखंड में। देहरादून के रायपुर स्थित मालदेवता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, जहां आपदा स्थल तक पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा क्षेत्र का दौरा करने के बाद सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारियों से स्थिति का जायजा भी लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। सभी जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है। सभी जगह मैं स्वयं बात भी कर रहा हूँ, सभी जिलाधिकारियों से बात कर रहा हूँ जो आपदा प्रबंधन के काम में लगे हुए हैं। उन लोगों से सभी से मैं बात कर रहा हूँ। अभी घायलों से मैं मिलकर भी आया हूँ। यहाँ देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में भी 3 लोग घायल हैं, जिनको आज राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से ही जिनका रेस्क्यू किया गया है। अभी तक 4 लोगों की मृत्यु होने का समाचार मिला है और 13 लापता हैं और 13 घायल हैं। 78 करीब पशु हानि हुई है, 5 गौशालाएँ नष्ट हुई हैं, कई सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं हमारे टिहरी जिले में, पौड़ी में और देहरादून में। इसके साथ साथ 2 पुल बड़े वह भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत सारे सड़क मार्ग बंद हैं। ज़्यादातर सड़क मार्गों को आज रात्रि तक खोल दिया जाएगा। 4 मार्ग ऐसे हैं जो थोड़ा ज़्यादा उनमें नुकसान हुआ है, उनमें अभी कुछ समय लगेगा। जो जहाँ मलबा आया है सड़कों पर, वहाँ पर जेसीबी और जेसीबी के उससे मलबा हटाया जा रहा है जेसीबी से। और जहाँ पर नदियों के और जो बरसाती नाले हैं जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है, उनके चैनलाइजेशन का काम भी शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो पुल ध्वस्त हो गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के बीच राज्य में हो रहे हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों की भी जानकारी ली। सीएम धामी ने मैक्स अस्पताल में भर्ती घायल आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। रात्रि को भारी बारिश के कारण से, काफ़ी वृष्टि के कारण से बहुत सारा नुकसान हुआ है। घरों को नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है, बिजली की लाइनें उखड़ गई हैं, तमाम संचार के जो संचार उपकरण हैं सब बंद हो गए हैं। इसके साथ साथ सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए और यहीं लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं कुछ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोठाल गेट स्थित स्वामी तीर्थनंद आश्रम में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय है। इसमें ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री और जिला महामंत्री समेत तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता शिरकत कर रहे हैं। वही कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज हमारे ओबीसी मोर्चे का संगठन निचली इकाई तक पूरे प्रदेश में पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में ओबीसी वर्ग के लिए काम हुआ है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही इस अवसर पर कांग्रेस ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 24 घंटे के भीतर देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। वे राजीव गांधी ही थे जिन्होंने भारत के लोगों को 21वीं सदी का सपना दिखाया था। 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। राजीव की पुण्यतिथि को देश आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाता है। प्रधानमंत्री रहते हुए स्वर्गीय गांधी ने ऐसे कई काम किए जिन्होंने देश की दशा बदल दी। उत्तराखंड के पहाड़ों में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद आज बागेश्वर जिले के दारसो गांव से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि दारसो मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से दारसो गांव में एक पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। वीडियो में साफ देख सकते हैं कैसे एकदम तेजी से पूरा पहाड़ नीचे सड़क पर आ गिरा। बहरहाल पहाड़ के गिरने से किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
उत्तराखंड के जनपद पौड़ी में देर रात हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों से दुर्घटनाओं की खबर सामने आई है, जिस पर डीएम ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि जनपद पौड़ी में कई मोटर मार्ग बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही, जिस पर लोक निर्माण विभाग को जेसीबी के माध्यम से जल्द मोटर मार्गों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बैरागढ़ में 3 वाहन के बहने और 3 मकानों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त मराल में एक चक्की के क्षतिग्रस्त होने से 2 पशुधन की हानि के साथ साथ कुछ कृषि भूमि पर मलबा आने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके साथ ही अतिवृष्टि से मकान की दीवार गिरने से ग्राम बिनक की 70 वर्षीय दर्शनी देवी की मृत्यु भी हो गई है। पौड़ी और गढ़वाल में यमकेश्वर तहसील अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण कुछ नुकसान की सूचनाएं सुबह से आ रही हैं। अभी कंट्रोल रूम से सभी ग्राम पंचायत के प्रधानों से संपर्क स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ में 3 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जनहानि कोई सूचना नहीं प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायत आवाई में 1 मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, सभी परिवारों को शिफ्ट करते हुए सुरक्षित स्थान पर रख लिया गया है। इसके बाद ग्राम पंचायत नैल में क्षतिग्रस्त 1 मकान की सूचना आ रही है। बैरागढ़ में 3 वाहन जो थे वो नदी में बहने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन वहां पर किसी के हताहत होने की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत बिनक में 1 महिला का जो है वर्षा के कारण भवन क्षतिग्रस्त हो गया था और दीवार में दब जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, वो जानकारी प्राप्त हो गया है। और इसके अलावा अभी हमारी जो सड़कें बंद है उसमें पीएमजीएसवाई की 5 सड़कें बाधित हुई हैं। मशीनें अभी वहाँ मौके पर काम कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी के भी 3 मशीनें मौके पर काम कर रही हैं। अभी हमारा जो गुमखाल से जो यमकेश्वर तक का जो सड़क है कांडई तक का वो खुला हुआ है। उसके आगे तहसील यमकेश्वर से लक्ष्मण झूला तक का जो सड़क है वो 3 से 4 स्थानों पर अभी बाधित है, उसको खोलने के लिए मशीन। उत्तराखंड के रामनगर में रिजॉर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी द्वारा नशे की हालत में फायरिंग का मामला सामने आया है। वही मामले पर रामनगर कोतवाली पुलिस ने सुरक्षाकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी हर्ष स्वरूप ने दोनाली बंदूक से फायरिंग करने के साथ ही हंगामा किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दोनाली बंदूक के साथ ही 8 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है। तो आपको बता दें कि खबर रामनगर से है, जहां पर एक रिजॉर्ट में तैनात सुरक्षाकर्मी द्वारा नशे की हालत में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर उसने अपनी दोनाली बंदूक से फायरिंग कर दी। इसके बाद उसको हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड के विकास नगर के पछवादून क्षेत्र में भी बरसात का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि देर रात पहाड़ी क्षेत्रों और आसपास हुई मूसलाधार बारिश के चलते बरसाती नदियों और नालों में बहाव के साथ अचानक पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसा ही हाल मेवाल और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है, जहां इन गांवों के बीच होकर गुजरने वाले बरसाती नाले में पानी ओवरफ्लो होकर ग्रामीणों के घरों और सड़क में भर गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा कि हर साल बरसात के मौसम में उनको इस समस्या से झेलना पड़ता है और विभाग समस्या को दूर करने के बजाय कोरे आश्वासन देता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को देखते हुए संबंधित विभाग की टीम के निरीक्षण पर ग्रामीणों को उनकी समस्या दूर करने का आश्वासन भी दिया गया है। हम तो सोए हुए थे, सुबह सुबह पड़ोस के आए कि उड़ जाओ पानी भर गया। हमारे घर तक टक्कर मारी पानी ने, पानी अंदर आया, पानी मतलब इतनी हालत खराब हो गई थी, हाथ पैर कांपने लगे, इतनी बहुत कंडीशन बहुत खराब थी। ये हर साल की बात है, हर साल ऐसा ही होता है। हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर 3-4 मीटर, ये 4 फुट ऊपर और हो जाए तो हमारा थोड़ा सुरक्षा हो जाएगी, हमारे लिए सुरक्षा हो जाएगी। तो अभी अधिकारी लोग आए हैं, क्या बात हुई उनसे? वो कह रहे हैं कि इस बारे में हम करेंगे, आगे प्रस्ताव पहुँचाएंगे। यहाँ पे बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आज रात को भी लगभग शायद मेरे को लग रहा 3-4 बजे के आसपास भारी बरसात हुई। और यहाँ की बरसात में जब जंगल की तरफ बरसात होती है तो यहाँ पे जलभराव इतना हो जाता है कि लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें रहती है। विशेष स्कूल में के बच्चे जो आज भी सुबह जब बच्चे 7 बजे के आसपास स्कूल जा रहे थे तो इधर सारा जलभराव हो रखा था।
तो बाद में साहब डीएम साहब का ऑर्डर आ गया था कि छुट्टी थी, फिर भी स्कूल जाने में बच्चों को बड़ी दिक्कत रही। स्कूल ले जाते हुए बच्चों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। और मोहल्ले वालों को भी, यहाँ पे बगल में मकान है, कि इस मकान में भी कई बार पानी अंदर घुसा हुआ है। और ये अगल बगल वाले जितने भी लोग हैं ना, बल्कि पूरे संगम बिहार के नाम से जाना जाता है ये एरिया, इस एरिया में लगभग पानी सभी के घरों में घुस जाता है बरसात के। विभाग की टीम आई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? फिलहाल ये आश्वासन दिया है, एसडीओ साहब आए थे सिंचाई विभाग से, उन्होंने आश्वासन दिया कि क्या कहते हैं हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे। कि आज रात्रि को जो सुबह से मतलब 3-4 बजे से कोई बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ऊपर डांडा जंगल वाला एरिया है और शायद से क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण से जो उदियाबाग नाला है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया था। पूर्व में जो हमारी दीवार बनी है उससे भी क्रॉस करके नाला ऊपर चले गया था। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जो पूर्व की दीवार है इसको ऊपर उठाया जाए 1 या 1.5 मीटर के आसपास। तो हमने जो जहाँ पे सेंसिटिव एरिया उसको हमने मेजरमेंट करवा लिया है और इसका जो भी प्राकलन है मुख्य अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे और जाएंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्य प्रारंभ हो। लगातार ये हर साल ऐसी समस्या रहती है। लगभग जब क्लाउड बर्स्ट होगा या पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उसके बाद ये जो पानी है, जैसे हमने पिछली बार भी, जैसे 1 महीने पहले भी जहाँ सेंसिटिव पार्ट था उसमें हमने जेसीबी चलवा दी थी, लेकिन जेसीबी चलने के बाद नाला तो खुल गया था। लेकिन फिर अब जब पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो उसके साथ फिर रेत और गाद वगैरह लेके पूरा 1-2 जगह पर डिपोजिशन हो गया, तो उसमें हम जेसीबी तो तुरंत ही चलवा देंगे। और जो ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे कि पानी ओवरफ्लो कर रहा है, लोगों घरों की तरफ घुस रहा है, उसके प्राकलन हम जल्दी से जल्दी बनाए। वहीं पहाड़ों में हो रही भारी बारिश ने मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार में उफनाई गंगा खतरे के निशान से 294 मीटर के पार पहुंच गई है। भारी बारिश के चलते गंगा में आ रही सिल्ट और टूटे पेड़ों के चलते भीमगोंडा बैराज से उत्तरी खंड गंग नहर को बंद करना पड़ा। इसके चलते गंगा की मुख्य धारा में पानी छोड़ा जा रहा है। गंगा किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं बाढ़ चौकियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बारिश बढ़ी तो हालात और खराब हो सकते हैं। लगभग 5 बजे के आसपास जो खतरे निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी नहर नदी हमारी, लेकिन अभी जब कंडीशन है इसकी वो डेंजर लेवल से नीचे आ चुकी है। 293 इसका गेज चल रहा है और वर्तमान में जो डिस्चार्ज है वो लगभग 2 लाख चल रहा है इसका नीचे की तरफ। तो अब ये घटने की तरफ आ गया है तो हमें उम्मीद है जल्दी ही जो है इसका ये जो है नॉर्मल लेवल में आ जाएगी। और जिस तरह ट्रेंड चल रहा है फिलहाल जो है इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक है। सिल्ट की मात्रा अधिक होने की वजह से और 2 लाख डिस्चार्ज की वजह से नहर बंद करी हुई है। जैसे ही नहर तो नदी का डिस्चार्ज 2 लाख से कम जाएगा, सिल्ट कंटेक्ट परमिसिबल लेवल में आ जाएगा, हम तुरंत जो है नहर चलाते हैं। अभी जो अलर्ट जारी हुआ है वो 19 और 20 तारीख के लिए हुआ था, येलो अलर्ट। तो आई थिंक मौसम विभाग के हिसाब से देखा जाए तो आज की और समझ। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। दिगंबर भरत गिरी ने बताया कि टपकेश्वर मंदिर में के गुफा के अंदर भी पानी भरा हुआ है। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मेरा नाम है दिगंबर भरत गिरी और करीबन ये नदी आई है 5:30 बजे और हम लोग बाहर निकले, देखते कि गुफा में भी पानी आ रहा है। बाद में तो ऐसा हाल हुआ कि हमें गुफा से भी बाहर निकलना देखने के लिए, तब भी अपने आप को संभलते हुए निकलना पड़ा क्योंकि पानी का फोर्स इतना था, शिवलिंग को भी क्रॉस करते हुए नीचे निकल गया। गुफा के अंदर के मंदिर है, सबके अंदर अभी रेता भरा है, पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। और ये जो बाहर का हिस्सा है जो काल भैरव है, इस गेट को पार करके जाना हमें मुश्किल हो रहा था क्योंकि पांव जो तो उठ रहे थे, पानी का इतना फोर्स था। नदी तो थी लेकिन ऊपर की ओर इतना पानी, आज हम कहते हैं कि ये 100 साल बाद पानी आया होगा इतना गुफा के अंदर। इससे भी करीबन 26-27 साल हो रहे। मैंने भी देखा पानी उछाल खा लिए गेट तक आया हुआ है, लेकिन इस भगवान को क्रॉस करते। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात के चलते अब मैदानी इलाकों में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण हरिद्वार से आगे गंगा किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही गंगा किनारे रहने वाले लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील भी की जा रही है। बढ़ते और घटते जलस्तर को देखते हुए उत्तराखंड सिंचाई विभाग जिला प्रशासन की इसकी सूचना लगातार दे रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने गंगा पट्टी में स्थित तमाम बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है। जिला प्रशासन संपर्क में है लगातार? हाँ, पूरी तरह से। अच्छा, कहीं आगे किसी गांव को खतरा है? वो उत्तर शायद जिला प्रशासन ज़्यादा बेहतर दे पाएगा यहाँ का लोकल। अच्छा, हाल फिलहाल की स्थिति क्या है सर?
आज तो अभी अलर्ट तो है, 19-20 का है, आज 20 तारीख है। आज तो हम यहीं बैठे हैं, बिल्कुल इस पे बैराज पे हैं, बिल्कुल अलर्ट पे। अच्छा, जो पानी आ रहा है उस पर किस तरह आप नज़र बनाए हुए हैं, किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हमारा यहाँ पे गंगा के बैराज से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर एक स्पर नंबर 7 है, वहाँ से हम अपना लेवल चेक करते रहते हैं, वही लेवल मान होता है, देखते रहते हैं। गंग नहर भी बंद कर दी गई है जो उसका? हाँ, वो हमारा जो इसको नहर को चलाने का मैनुअल के हिसाब से जब 2 लाख से ज़्यादा पानी होता है और सिल्ट एक निर्धारित सीमा से अधिक होती है तो इसको बंद करने के। उत्तराखंड के देहरादून में एसटीएफ को यूके SSSC भर्ती परीक्षा की जांच के साथ साथ अब सचिवालय रक्षा के कनिष्ठ सहायक जुडिशरी परीक्षा और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की जांच भी सौंप दी गई है। इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी। वहीं पुलिस यूके SSSC भर्ती परीक्षा की जांच के साथ इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की जांच करेगी। देखिए, जो हमारी ये स्नातक स्तरीय परीक्षा की एफआईआर हुई है और उसकी जो विवेचना चल रही है, आपको पता ही है, तो उसी में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं थोड़े बहुत जिनकी गहराई में जाने की आवश्यकता लगी हमको, एसटीएफ के द्वारा ही बताया गया। तो फिर हमने कहा कि इसकी भी जांच की जाए और अगर इसमें ऐसा बनता है कि यहाँ भी क्राइम हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में 2011 में हुई जनगणना के बाद 2 साल का कोरोना काल गुजर चुका है और वहीं अब 2022 के सितंबर महीने से प्रदेश में एक बार फिर से जनगणना का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। शहरी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र का प्रदेश में हो रहे जनगणना से सीधा ताल्लुक रहता है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन दी जाएगी, राज्य सरकार उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जनगणना में अपना पूरा सहयोग देगा। पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं 2011 पे जनगणना हुई थी और 2021 में फिर होनी थी। 2 साल हमारे कोविड के निकले, आप जानते ही हैं। उस नाते जनगणना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन अब सितंबर माह से कभी भी, क्योंकि वैसे आप जानते हैं ये केंद्र सरकार का सीधा विषय रहता है और हम लोग तो उसमें एक सहयोग की भावना से हम लोग काम करते हैं और हमें ऐसा अंदाज लग रहा है कि सितंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे जैसे उत्तराखंड सरकार भू कानून के लिए गंभीर नजर आ रही है और जल्द से जल्द इस कानून को अमली जामा पहनाने वाली है। इस कानून को लेकर बनी समिति लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है और जल्द ये समिति बैठक कर इसको मुख्यमंत्री को भेज देगी। भू कानून समिति के सदस्य और वर्तमान में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति भू कानून को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। एक अंतिम बैठक के बाद समिति अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजेगी। अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति ने इन बातों को भी ध्यान रखा है कि इस कानून से प्रदेश में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर कोई असर न पड़े, साथ ही अवैध जमीन खरीद फरोख्त को भी रोका जाए। इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखा गया है। समिति 23 अगस्त तक फाइनल ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप देगी। देखिए, आज की बैठक में हम लोगों ने जो भू कानून को लेकर के जो विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं और अन्य जो संगठन है उनकी तरफ से जो भी सुझाव आए थे और जो कुछ विशेषज्ञों की तरफ से भी कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावों पर चर्चा करके उनको लगभग हमने एक तरीके से जो रफ प्रारूप उसका तैयार कर लिया है और अब 23 तारीख को हमने फिर एक बैठक रखी है। उस बैठक में हम उसको अंतिम रूप दे देंगे और फाइनल टच दे करके उसको उसके पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। सर, क्या कुछ आप लोग इसमें सुझाव देंगे? देखिए, हमने जो उसमें अपनी तरफ से जो चर्चाएं हुई है और जो हमारा मानना है कि हम इस तरीके से जो व्यापक प्रदेश हित में हो और व्यापक जनहित में हो, इस तरीके से हम उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है वो न रुके और जो किसी प्रकार की भूमि की खरीद फरोख्त में जो लूट होती है वो न हो। पूरे प्रदेश में 15 जून के बाद जहां नदी नालों में खनन कार्यों पर रोक लग गई है, तो वहीं चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी से लगे
उचौली कोट इलाके के 28 हेक्टेयर खनन क्षेत्र में अवैध खनन का भंडारण कर खनन सामग्री मजदूरों द्वारा छनवा कर बेचे जाने साक्ष्य को दर्शाते हुए क्लिप टनकपुर इलाके में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वह वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, साथ ही मामले को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। ग्राम सभा उचौली कोट में अवैध खनन से संबंधित कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस हमारे संज्ञान में आए हैं। इसमें मेरे द्वारा उस स्थल का आज ही भ्रमण किया जाएगा। राजस्थान के जालौर में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत को लेकर एससी समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, मगर एक शिक्षक द्वारा जो कृत्य किया गया वो माफी के लायक नहीं है। तो पिछले महीने जो यहाँ राजस्थान में और सुरना तहसील में जो घटना हुई थी, एक विद्यालय में 8 साल के व्यक्ति को बच्चे को इस बेरहमी से दरिंदगी से मारा गया तो उसकी मौत 13/8 को हो गई। तो उसको लगातार ऐसे घटना जो लगातार बढ़ रही है, उसके विरुद्ध हम ये मांग रखते हैं कि राष्ट्रपति मुहिम को हमने ज्ञापन भिजवा है और तहसीलदार के माध्यम से हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो पूरा देश का माहौल बिगाड़ने में लगा हुआ है और ऐसी मानसिकता व्यक्ति के ज़्यादा लेकिन मुँह लालकुआं नगर पंचायत के ईओ के खिलाफ नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। सभासदों के अधिशासी अधिकारी पर विकास कार्य न करने और उचित सम्मान न दिए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट को ज्ञापन देकर 1 हफ्ते के भीतर अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि नगर निगम में जो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं उनमें सभासदों की सहमति नहीं ली जा रही है और अधिशासी अभियंता सभासद से मिलने तक का समय नहीं देती हैं। लालकुआं नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी सुश्री पूजा जी द्वारा हमेशा नगर पंचायत लालकुआं में जब से उनने अपना चार्ज लिया है तब से सभासदों की अनदेखी कर रही हैं। अगर हमारा कोई भी विकास का कार्य होता है उस एजेंडे को छोड़ के 3 बोर्ड की मीटिंग में उनने अटेंड कर चुकी हैं। 3 बोर्ड की मीटिंग में करीब हमारे 50 से 60 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उसमें से अगर 10 भी विकास कार्य उनने किए हैं तो वो धरातल में दिखा दें, वो हमें दिखाते हैं, हम पीछे हट जाएंगे। आज के लिए आप हमारा साथ नहीं देंगी तो नगर पंचायत में आप नहीं रहेंगी। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं नगर पंचायत लालकुआं के लिए। उत्तराखंड सरकार ने बहुत से ऐसे अधिकारी दिए हैं जो नगर पंचायत लालकुआं में काम कर सकते हैं। इससे पूर्व भी पहले के जो अधिशासी अधिकारी थे उनके द्वारा बहुत विकास कार्य किया गया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है ऐसा अधिशासी अधिकारी हमें मिला है जिसके आने के बाद इस नगर पंचायत में सारे कार्य चौपट होने लगे हैं। लालकुआं के सम्मानित जो पार्षदगण हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने आज मेरे पास आए हैं ज्ञापन लेके। इसमें इनके द्वारा अधिशासी अधिकारी को लेकर कुछ नाराजगी व्यक्त की है, उनकी कार्यशैली को लेकर और विकास कार्यों में समय न दे पाने को लेकर इनकी शिकायत आई है। मैंने अभी उनसे बात भी की है अधिशासी अधिकारी से और उनको कहा है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें और जनता हेतु जो कार्य किए जाने हैं उनको तत्काल करें और जो भी इन लोगों की नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि गतिरोध खत्म हो जाएगा और ये सब लोग आपस में जो है इसमें जो है। हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। जिला अस्पताल में भी मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहां सिर्फ एक फिजिशियन होने के चलते मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में रोजाना मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्याप्त चिकित्सक और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मरीजों को प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हरिद्वार के जिला अस्पताल में न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि बड़ी संख्या में बाहर से आए यात्री भी इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए स्वास्थ्य के विभाग के आला अधिकारियों की ओर से ठोस कदम उठाए ही नहीं जा रहे हैं। वायरल फीवर जैसा आप कह रहे हैं, वायरल फीवर में कोई अतिरिक्त व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामान्य बुखार, जुकाम, खांसी के मरीज आते हैं, इनकी पर्याप्त दवाएं स्टॉक में उपलब्ध है, इनको दवा दे दी जाती है।
किन्हीं को 4 दिन 5 दिन के बाद अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो भर्ती करके सामान्य दवा से ही ठीक होता है। मरीज़ तो 400 सवा 400 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। इसमें विगत 2-3 दिन स्वतंत्रता दिवस और संडे और रक्षाबंधन की छुट्टी का भी असर रहा होगा। जो बैकलॉग के मरीज़ हैं वो भी आए हैं, तो आज भी भीड़ अच्छा खासा है। तो आज भी मैं मानता हूँ 500 के करीब मरीज होंगे हमारे कैंप। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।